हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ने से पहले सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि एक सेल कितने टाइम डिवाइड कर सकती है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां से ये सब चीज कमांड होती है। वो सारा इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है कि सेल कितने टाइम डिवाइड करेगी। क्वेश्चन अगर हम देखें, हाउ मेनी टाइम्स a cell get divided, इसका आंसर क्या होगा कि ये ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट रहती है इंफॉर्मेशन कि सेल इतने टाइम क्या है डिवाइड कर सकती है। ऑलरेडी डिसाइडेड और प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल। कोई भी सेल आप जो स्टडी करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें मेरिस्टेमेटिक सेल, ये मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है, तो दैट मीन्स कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि उसे कंटिन्यूअस डिवाइड करना। तो चैप्टर जो है हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसमें सबसे पहले टॉपिक हम स्टडी करेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल दो फेजेस में हम स्टडी करते हैं। पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज। अर्लियर interphase was assumed to be resting phase, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअली सेल डिवाइड होती हुई नहीं दिखती या मल्टीप्लिकेशन सेल की नहीं होती। ऐसा माना जाता था कि इंटरफेज जो स्टेज है वो एक रेस्टिंग फेज है और एम फेज क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। बट एक्चुअली दो एम फेज के बीच में जो इंटरफेज प्रेजेंट है उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं। प्रिपरेटरी फेज रहता है ताकि एम फेज कंप्लीट तरीके से हो सके। So earlier interphase assumed to be a resting phase of cell and M phase is multiplication phase because we actually see a cell divide from one cell to two in number in M phase. बट लेटर जब हमारे पास एक्स्ट्रा इंटरनल इंफॉर्मेशन रिवील हुई तो तब हमें पता चला that interphase is not a resting phase, it is a preparatory phase. और M phase क्या होता है, डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज। इसमें सबसे पहले हमें स्टडी करना है इंटरफेस।
इंटरफेस को स्टडी करने के लिए हमने उसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द G1 phase, that is gap 1 phase. Second is the S phase, that is synthesis phase. And third is the G2 phase, that is gap 2 phase. एंड जो M फेज है उस फेज को हम डिवाइड करते हैं कैरियोकाइनेसिस में, दैट इज इन दिस न्यूक्लियर डिवाइड्स. स्टेजेस इसमें सब स्टेजेस रहेंगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and the last telophase. So M phase की जो सब स्टेज है वो है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें क्या है न्यूक्लियर डिवीजन हमें देखने को मिलेगी. और उसको स्टडी करने के लिए हम 4 सब स्टेजेस और स्टडी करते हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सेकेंड कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस. इन दिस साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड डिवाइड्स. और फाइनल जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्स. 2 नई डॉटर सेल क्या है फॉर्मेशन हो जाएगी. So, किस तरीके से अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें साइकिल की तो वो कुछ इस तरीके से होगी. एक सर्कल हम फॉर्म करेंगे, we have S phase here, G1 phase, G2 phase, M phase, ये स्टेज यहाँ पे हमारे पास है G0. सो G1 से लेके G2 तक ये स्टेज होती है इंटरफेस, और ये स्टेज हमारे पास क्या है एम फेज, जिसके अंदर हमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सारी स्टेजेस देखने को मिलेंगे. तो 2 डॉटर सेल जो बनेंगी उसमें से कोई एक डॉटर सेल क्या है आगे इंटरफेज में अगर एंटर होती है तो वो फिर फाइनल एम फेज में डिवाइड हो जाएगी फर्दर 2 डॉटर सेल्स में. तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं G1 फेज. क्या क्या होता है G1 फेज में वो देखते हैं. सबसे पहले इसमें होता है प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस इसमें क्या हो जाता है इंक्रीज. रीजन क्योंकि ये प्रोटीन आर रिक्वायर्ड टू मेक एंजाइम्स. एंजाइम्स कौन से, विच आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. हर एक फेज, हर एक स्टेज आने वाली नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपरेशन करती. तो जीवन के अंदर जो भी चीजें होंगी वो एस फेज के लिए जरूरी होंगी.
तो ये एंजाइम्स जो बन रहे हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन होना, फर्दर उसका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब में एंजाइम्स वगैरह की हर चीज की जरूरत पड़ेगी आकर्स। सो देयरफॉर अगर ट्रांसक्रिप्शन यहां पे हो रही है तो आरएनए सिंथेसिस भी क्या हो रही है, इंक्रीज। इन सारे प्रोसेसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमें चाहिए एटीपी। तो एटीपी सिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस, और जितना अदर रॉ मटेरियल चाहिएगा एस फेज के लिए वो सारा रॉ मटेरियल भी क्या होगा, सिंथेसाइज होगा। सो रॉ मटेरियल required for S phase synthesized and जो साइज होगा सेल का, जब ये सारी सेंसेस सेल के अंदर वहां प्रेजेंट होंगी तो सेल का साइज इंक्रीज होगा, सेल ग्रोथ टेक प्लेस। therefore the size of the cell increases, or we can say that cell growth take place। तो हर चीज एस फेज के लिए क्या है, पॉसिबल हो चुकी है, यहाँ पे सिंथेसाइज हो चुकी है। अब नेक्स्ट फेज आएगा G1 फेज के बाद एस फेज। एस फेज, सो एस फेज में क्या होगा, बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन मींस डीएनए से डीएनए बनना, सेम कॉपीज बनना, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनना, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स और डिवाइड, दोनों एक ही बातें हैं यहाँ पे, और ऐसा सिर्फ एनिमल सेल में होता है, इन एनिमल सेल ओनली, प्लांट सेल में नहीं है। नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन्स, जिनमें पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्योंकि वो डीएनए को न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में अरेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज, आर सिंथेसाइज्ड, तो स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये चीज भी यहां पर बनानी पड़ती। सो अगर हम बात करें लोअर यूकैरियोट्स की, सो इन लोअर यूकैरियोट्स 50% histone proteins synthesized in G1 phase and 50% remaining in S phase। लोअर यूकैरियोट्स की बात, बट अगर हम हायर यूकैरियोट्स की बात करें, जैसे हम लोग हैं, इन हायर यूकैरियोट्स 100%, or we can say that the complete histone protein synthesis or synthesized in S phase। तो एस फेज में बेसिकली क्या देखा हमने, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है और सेंट्रियोल का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। ये दो चीजें हमने बेसिकली स्टडी। इसके बाद आता है G2 फेज, G2 गैप फेज।
सो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखिए। नंबर 1, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस। यहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ एक स्पेसिफिक प्रोटीन पढ़ते हैं, दैट इज नॉन एज ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ बनता है। रीजन, क्योंकि ये प्रोटीन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में यूज होता है। जो क्रोमोसोम्स के साथ अलाइन होंगे उससे खींचने में हेल्प करेंगे, सेपरेट करने में हेल्प, तो वो चीज। नेक्स्ट, प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में यूज होंगे, ऑल्सो सेंसाइज। सो ये प्रोटीन फॉर्मेशन G2 फेज में क्या है, हो रही, क्योंकि इसके बाद M फेज आने वाला है, तो वहां ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट, एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। एटीपी सिंथेसिस इंक्रीजेस, किस तरीके से एनर्जी का रोल है देखते हैं। अगर हम बात करें केस ले दैट वन क्रोमोसोम को अगर इक्वेटोरियल प्लेट से पोल्स की तरफ मूव करवाएंगे तो 30 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। वन क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट टू पोल, जो मूवमेंट होगी उसमें रिक्वायरमेंट कितनी होगी, रिक्वायर्ड 30 एटीपी। 30 एटीपी की उसमें रिक्वायरमेंट होगी। देयरफॉर क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46, और उसकी डबलिंग हो जाती है रेप्लिकेशन में, तो एक के लिए 30 है, तो इतनी नंबर ऑफ एटीपी क्या है ओवरऑल एनर्जी की फॉर्म में रिक्वायर्ड होंगे, तो इसलिए एटीपी सिंथेसिस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। थर्ड, आरएनए सिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेस। रीजन, क्योंकि प्रोटीन्स बनाने, और प्रोटीन डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर फर्दर प्रोटीन्स बनेंगे तो ही बन पाएंगे। तो इस तरीके से फाइनलाइज करके क्या है, G2 फेज कंप्लीट